यस स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे, डिफरेंशिएशन का लास्ट सब टॉपिक दैट इज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का जो टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज का जो टॉपिक है, इसमें हमें रेट, बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी चीज को कंपेयर किया जाए तो वो रेट कहलाएगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज का जो टॉपिक है, इस पे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते थे dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते थे। अब हमें x या y को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, कैसे होगा जरा चेक करते हैं डायरेक्टली। ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज का कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन पिक करते हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे ये सॉल्व होगा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट तो आपको दिया गया है, फाइंड द अ कर्व हैज इक्वेशन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस। मैं फर्स्ट पार्ट भी कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा एक रीकैप मिल जाए आप लोगों को। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस, जहां कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। कर्व लेट्स से यहां पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इस जगह पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें चाहिए, इस जगह पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें चाहिए। याद रखो टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, और कभी भी स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन हमें चाहिए होती है तो उसमें वी मस्ट हैव द कोऑर्डिनेट्स एंड द ग्रेडियंट। स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए कोई सा एक, और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट होना चाहिए। ग्रेडियंट कैसे आता है डिफरेंशिएशन में? अगर हम कर्व को डिफरेंशिएट कर दें dy ओवर dx तो वो ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास। ग्रेडियंट इज बेसिकली dy ओवर dx इज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ कर्व और द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट करने के लिए इसको अरेंज करना होगा। y इक्वल्स टू 3 प्लस 12 2 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1। डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसको ऊपर लेकर आ गए। नाउ dy ओवर dx किसके इक्वल हुआ? 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1 नीचे आएगा तो माइनस 12 2 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1 माइनस 2 और बेस का डेरिवेटिव माइनस 1। सो द फाइनल आंसर इज माइनस माइनस प्लस 12 ओवर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट हमें ग्रेडियंट कहां चाहिए? हमें ग्रेडियंट यहां पर चाहिए जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। कर्व एक्स एक्सिस को कहां से इंटरसेक्ट कर रहा है? हमारे पास एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। द वैल्यू ऑफ वाई इज 0, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा ही है, एक्स एक्सिस पर वाई तो 0 हो गया। वाई को अगर मैं 0 रखता हूं क्वेश्चन में, 0 इक्वल्स टू 3 प्लस 12 ओवर 2 माइनस एक्स, और यहां से x कैलकुलेट करता हूं। 3 अगर इसको इधर लेकर आऊं या 3 को इधर लेकर आऊं, सो इट विल बी 12 ओवर 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 को उधर ले गए माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 नीचे आ जाएगा 12 ओवर माइनस 3। सो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4 एंड x इक्वल्स टू, x इधर गया 4 इधर आया 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। At this point, the value of x is 6. Is this clear? Boys, clear? When x is 6, what is the gradient of tangent? 6 को यहां रख दो dy over dx में, x की जगह पर, तो 12 over 2 minus 6 whole square. So 12 over कितना हो गया? 16। क्या आंसर आ गया?
3/4 is the gradient of tangent. Gradient of tangent आ गया 3/4. कोऑर्डिनेट मौजूद है. By using y minus y1 equals to m, x minus x1 आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी. y minus y1 is 0, gradient is 3/4, x minus x1 is 6, cross multiply 4y equals to 3x minus 18 is the equation of tangent. Hopefully there is no confusion. Is this clear? Clear है? Now, अब सुनिएगा. Now stop working all of you. Second part. Second part is about rate of change. Second part is about rate of change. सुनिएगा. Question पढ़ते हैं. A point moves along the curve in such a way that the x coordinate is increasing at a constant rate. X coordinate is increasing at a constant rate. The second part, a point moves along the curve in such a way that the x coordinate is increasing at a constant rate. X coordinate is increasing at a constant rate of 0.04 units per second. x coordinate का रेट दिया गया है. सुनिए कैसे लिखते हैं इसको. dx over dt, रेट ऑफ x आपको दिया गया 0.04. कितना दिया गया? 0.04. एनी कंफ्यूजन? जो लिखा हुआ है वही यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया हमने. सही है? क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग रेट है. क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग. जब भी हमने पॉजिटिव में लिखा. अगर ये डिक्रीजिंग होता नेगेटिव में लिख देते. आगे कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y. हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y कैलकुलेट करना है. dy ओवर dt हमें कैलकुलेट करना है. dy ओवर dt हमें कैलकुलेट करना है when x is 4. जब x की वैल्यू 4 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y आपने कैलकुलेट करना. जब x की वैल्यू 4 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y आपने कैलकुलेट करना है. देखिएगा कैसे कैलकुलेट होता है. याद रखिए बच्चों, इसमें एक चेन रूल अप्लाई होगा. क्या अप्लाई होगा? चेन रूल. और चेन रूल क्या है? जो भी चीज हमें कैलकुलेट करना हो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं. कैसे? dy ओवर 1 इंटू 1 ओवर dt. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ब्रेक करके लिख दिया हमने. dy ओवर 1 इंटू 1 ओवर dt. सही. इस क्वेश्चन में d के साथ कितने एलिमेंट्स हैं? एक है dx, एक है dy और एक है dt. dy और dt तो नजर आ रहे हैं. जो तीसरा एलिमेंट नजर नहीं आ रहा उसको क्रॉस में लिख दीजिए. dx क्रॉस में लिख दीजिए dx. अब आप देखिए dx कैंसिल आउट, वही बचकर आ गया dy और dt. मतलब ये चेन रूल बना सकते हैं. सही हो गया. जो तीसरा एलिमेंट गायब हो उसको हम क्रॉस में लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ अब आइए. Do we have the value of dx over dt given? Yes, 0.04. dx over dt की वैल्यू क्या है? 0.04. सही. And what is the value of dy over dx when x is 4? जब x 4 है तो dy over dx की क्या वैल्यू है? अगर मैं यहां पर 4 रख दूं, 2 minus 4 कितना हो गया? -2 का स्क्वायर 4, 4 3s are 12. कितना आ गया? 3. आ रही है बात समझ में? द वैल्यू ऑफ dy over dx when x is 4 is 3. आंसर बताइएगा. 0.12. 0.12 is the rate of change of y. बात समझ में आ रही? It's a question of 2 marks. A very simple question. Yes. सबसे पहले आपसे कहा गया x कोऑर्डिनेट का रेट आपको दे दिया गया dx over dt 0.04. Okay. When x is 4, find out the rate of y. Find out the मतलब y with respect to time. आपने इसको चेन रूल के थ्रू ब्रेक किया.
dy/1 × 1/dt, क्रॉस में आपने dx लिख दिया। हाँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में। डी के साथ कितने एलिमेंट्स हैं? dy, dx, dt। तो dy dt मौजूद थे, dx को क्रॉस में लिख दिया, जो बचा हुआ है उसको क्रॉस में लिख दिया। dy/dx की वैल्यू निकाल ली x4 रखकर, dx/dt आपको गिवन था, लिखा, आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? दैट्स ग्रेट। y की वैल्यू अगर क्वेश्चन नंबर 14, अनदर क्वेश्चन ऑफ रेट ऑफ चेंज। क्वेश्चन आपको दिया गया, कहा गया द पॉइंट P is moving along the curve y equals to x square minus 10/3 x power 3/2 plus 5x in such a way that the rate of change of y is constant. Okay, find the values of x। हमें x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। कंडीशन क्या दी गई? एट विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज हाफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। इस कंडीशन पर आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस कंडीशन पर आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। करते हैं जनाब, किस तरीके से होगा जरा इस इक्वेशन पर मैं वर्किंग कर रहा हूं, सुनिएगा। अगर मैं 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं, 2 इधर आ गया, और dt/dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या हो गया बच्चों? dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx। चेन रूल नजर आ रहा है? dt और dt को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बच्चों dy/dx क्या हो गया? dy/dx किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया। क्या मतलब? कहा गया कि कर्व को डिफरेंशिएट करो, इक्वेट कर दो 2 से, और x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। यस, लिखा हुआ है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ x dx/dt is half of rate of change of y। जो इनवर्स लिखा है हमने इन इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx डिफरेंशिएट करने में हेल्प कीजिएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2x माइनस 10/3, ऐसे ही रहा, पावर नीचे आई 3/2, x पावर 3/2 माइनस 1 इज 1/2 प्लस 5, ऐसे ही होगा डिफरेंशिएट। नाउ कैंसिल करते हैं, हियर इट इज 2 5s are 10। सो dy/dx किसके इक्वल हुआ? इट इज इक्वल टू 2x माइनस 5 √x प्लस 5, ऐसा ही है। क्या कहा जा सकता है? 2x माइनस 5 √x प्लस 5 किसके इक्वल है? इक्वल टू 2। क्या लिखा जा सकता है? 2x माइनस 5 √x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर ये इक्वेशन ऐसे लिख दूं मैं, या अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई हो, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या आप लोग x कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर? जी बिल्कुल, जरा मुझे बताइए। व्हाट आर द 2 वैल्यूज ऑफ x? 3/2 and 1, 3/2 and 1। अब सुनिएगा बच्चों, ये इक्वेशन तो इस फॉर्म में नहीं थी, लेकिन इफ दिस इज x², तो यहां पर क्या x की पावर 1 है, मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है? ट्वाइस का डिफरेंस आ गया। और अगर यहां पर 1 है और ये हाफ है, इसमें भी ट्वाइस का डिफरेंस आ गया। तो इट मींस ये जो आंसर आया, ये किसका आंसर आया?
x का नहीं आया, ये स्क्वायर रूट का अंडर रूट x का आंसर आया। तो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज 9/4 and 1. These are the two values of x on the given condition. फिर सुन लीजिए, इस इक्वेशन को कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हुए। हमेशा छोटे वाले x की वैल्यू आती, तो यहां पर छोटा वाला x क्या है? अंडर रूट x, तो अंडर रूट x की दो वैल्यूज आ गई, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके फाइनल x की वैल्यूज आ गई। इज दिस क्लियर नाउ? दैट्स ग्रेट। कंप्लीट योर क्वेश्चन ऑफ 7 marks, sir. Now question number 16 from the past paper. It is from the year 2016, October-November 2016. In the first part क्या कहा? Obtain an expression for dy over dx. So सबसे पहले तो इसको अरेंज किया जाएगा। y equals to 2 plus 3 2x minus 1 whole power minus 1. So dy over dx will be 2 का derivative 0 minus 3 2x minus 1 whole power minus 2. Derivative of base is 2. So this is dy over dx, which is minus 6 over 2x minus 1 का whole square. ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया कर्व को, ठीक है। आगे देखिए, इन द सेकेंड पार्ट कहा गया एक्सप्लेन व्हाई द कर्व हैज नो स्टेशनरी पॉइंट। कर्व का स्टेशनरी पॉइंट क्यों नहीं है? स्टेशनरी पॉइंट कब आता है? जब dy over dx 0 होता है। इफ dy over dx is 0, minus 6 over 2x minus 1 whole square equals to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x गायब, नॉट पॉसिबल। ये आपने रीजन दे दिया, x की वैल्यू ही नहीं आ पा रही। when dy over dx is 0, it means there is no stationary value. Clear? आगे, at the point when x is 2, show that the normal to the curve at p passes through origin. Means हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है when x is 2. x2 पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले तो मैं कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लूं। When x is 2, what is the value of y? क्वेश्चन में अगर मैं 2 रखता हूं, so it will be 2 plus 3 over 2 2 is 4, 4 minus 1 3, so it is 3. कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 2, 3। इस कोऑर्डिनेट पर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है। नाउ कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा? x की वैल्यू को dy over dx में रख दीजिए। सो इट विल बी minus 6 over 2x 2 to the 4 4 minus 1 3 का स्क्वायर। सो इट विल बी minus 6 over 9। क्या आंसर आया? minus 2 over 3। दिस इज gradient of tangent. So therefore gradient of normal क्या हो जाएगा? 3/2 by using y minus y1 equals to m x minus x1 cross multiply 2y minus 6 equals to 3x minus 6. So 2y equals to 3x. ये आपके पास क्या आ गई जनाब? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें क्या प्रूफ करना है? पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर मैं 0 0 रखता हूं x और y की जगह पर, लेफ्ट साइड भी 0 हो जाएगी, राइट साइड भी 0 हो जाएगी। प्रूफ लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए, इट मींस नॉर्मल 0 0 से पास कर रहा है। क्या मतलब? अगर ये हो जाती इक्वेशन 2y इक्वल टू 3x प्लस 1, अगर इधर 0 रखते तो 0, राइट साइड पर 0 रखते तो ये 1, इक्वल नहीं होते। इट मींस पास नहीं कर रहा ओरिजिन से। लेकिन जब 0 0 रखा, लेफ्ट और राइट इक्वल, इक्वेशन बैलेंस, पता ये चल गया कि द नॉर्मल पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक हो गया। लास्ट पार्ट इज अबाउट द रेट ऑफ चेंज। इन पार्ट 4 आपसे कहा गया a point P moves along the curve in such a way that x coordinate is decreasing. X coordinate is decreasing at a constant rate of 0.06. dx over dt आपको कितना दिया गया?
dx over dt कितना दिया गया, आवाज है सबकी, -0.06 because of decreasing rate. Find the rate of change of y. Find dy over dt. dy over dt के लिए चेन रूल बना रहा हूं मैं. So dy over 1 into 1 over dt. तीसरा एलिमेंट क्या आएगा यहां पर, सॉरी यहां पर तो t आना चाहिए था ना. यहां पर तीसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, dx का एलिमेंट आ जाएगा. dx here and dx here. क्या कहा गया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y एज द पॉइंट पासेस थ्रू p. और p के ऊपर x की क्या वैल्यू है, 2 है. तो जनाब जब x 2 था तो dy over dx कितना आ रहा था, -2/3. और dx over dt आपको गिवन है -0.06. आंसर बताइएगा, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट. 0.04. 0.04 is the rate of change of y at point P. Is this clear? Any confusion? किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो वो डिस्कस कर लीजिए. यस स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस किए वो नॉन डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे. पहले हम लोगों ने नेचर ऑफ कर्व वगैरह के क्वेश्चन किए, उसके बाद हमने ये रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस किए. अब कुछ क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर. नाउ इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द ईयर 2016, May June 2016. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया, a farmer divides a rectangular piece of land into 6 equal sized rectangular sheep pens as shown in the diagram. 8 आपको ये रेक्टेंगुलर पीसेस दिए गए. कहा गया इसकी डायमेंशन आपको x by y की दी गई. द फार्मर यूजेस 480 मीटर ऑफ फेंसिंग. इस पूरे को बनाने में कितनी फेंसिंग यूज हुई, 480 मीटर्स. इन द फर्स्ट पार्ट हमें एरिया प्रूफ करना है इन टर्म्स ऑफ x. एरिया प्रूफ करना है इन टर्म्स ऑफ x. तो आप सुनिएगा बेटा, इस एक बॉक्स का एरिया क्या होगा, एक बॉक्स का एरिया क्या होगा, एक्स वाई. इतने कितने बॉक्स हैं, ऐसे कितने बॉक्स हैं, 8. तो टोटल एरिया क्या हो गया, 8xy. टोटल एरिया क्या हो गया, 8xy. कैसा है, 8xy. नाउ हमें तो एरिया इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो y को करना होगा एलिमिनेट. यस बेटा, y को करना होगा एलिमिनेट. अब y किस तरीके से एलिमिनेट होगा जरा चेक करते हैं. आपसे कहा गया है टोटल फेंसिंग कितनी है, 480 मीटर्स. क्या मैं कह सकता हूं कंप्लीट पैरामीटर किसके इक्वल है, 480 मीटर्स के. x कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. क्या मैं कह सकता हूं 12x प्लस y कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 12x प्लस 10y किसके इक्वल हुआ, 480. ऐसा है, ठीक हो गया. नाउ होल इक्वेशन. अच्छा, हमें y को अगर सब्जेक्ट हम बनाए तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 480 माइनस 12x डिवाइडेड बाय 10. 480 माइनस 12x डिवाइडेड बाय 10. तो y किसके इक्वल हो गया, 480 डिवाइडेड बाय 10 इज 48 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 10 इज 1.2x. Okay students, so the value of y is 48 minus 1.2x. y की जगह पर अगर हम रखते हैं एरिया इक्वल्स टू 8x, y की जगह पर 48 माइनस 1.2x मल्टीप्लाई करवाया गया तो 8 मल्टीप्लाई बाय 48 विल बी 384 और 1.2 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 9.6 x स्क्वायर. दिस वी हैव टू प्रूव. एरिया हमने प्रूफ कर दिया. फिर देख लीजिए एरिया एक बॉक्स का था xy,
ऐसे टोटल 8 बॉक्सेस हैं तो मल्टीप्लाई बाय 8, पैरामीटर 12x प्लस 10y इक्वल टू 480, यहां से y कैलकुलेट किया, y को हमने यहां पर रखा तो आपके पास एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ x। होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इन द सेकंड पार्ट देखिएगा क्या कहा गया। Given that x and y can vary, find the dimension of each sheep pen for which the area is a maximum। क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम एरिया के ऊपर आपने इसकी डायमेंशन बतानी। मैक्सिमम एरिया के ऊपर आपने क्या करना है, इसकी डायमेंशन बताना है। तो मैक्सिमम एरिया, अगर हमें मैक्सिमम एरिया के ऊपर हमें डायमेंशन बताना है तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। और बच्चों मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होती है, अगर हम डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दें तो जो x की वैल्यू आती है वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, राइट। तो अब आप देखिए एरिया को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dA ओवर dx इक्वल टू 384, x का डेरिवेटिव 1 हुआ, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 2, 19.2 x। अब आपने क्या कर देना है, इसको इक्वेट कर देना है 0 से। अब मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x विल बी 384 डिवाइडेड बाय 19.2, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, डिफरेंशिएट जब dy बाई dx को 0 से इक्वेट करते हैं तो स्टेशनरी पॉइंट आता है। स्टेशनरी पॉइंट या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। 20, x की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y ऊपर नजर आ रहा है, जरा मुझे इस पे रखकर बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 24। तो डायमेंशन क्या आई हमारे पास, डायमेंशन आई हमारे पास x 20 और y 24, मतलब ये जो शीप पेन बनेगा ये 20 बाई 24 का बनकर आएगा। अब एक चीज सुनिएगा, यस स्टूडेंट्स एक चीज सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू वेरीफाई दैट द वैल्यू ऑफ a इज मैक्सिमम। हमें प्रूफ नहीं करना कि एरिया की वैल्यू मैक्सिमम है। अगर हमें प्रूफ भी करना होता तो हम क्या करते, हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते, सेकंड डेरिवेटिव लेते, डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, और वो आंसर क्या आया 384 का तो 0 और ये हो गया -19.2। और हमने यहां पर प्रूफ कर दिया कि इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव देन द वैल्यू इज मैक्सिमम। ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके, आपको मैं शो कर देता हूं। जब हम कर्व्स को डिस्कस कर रहे थे, ये देखिए ये हमने डिस्कस किया था कि बच्चों स्टेशनरी वैल्यू कैसे आती है, dy ओवर dx को 0 से इक्वेट करके, फिर सेकंड डेरिवेटिव हमें बताता है वेदर द स्टेशनरी पॉइंट इज मैक्सिमम और मिनिमम। ये सब प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसका आप लोग रिकैप एक बार देख लेंगे तो चीजें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो सकती है। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 एरिया कैलकुलेट किया पहले इन टर्म्स ऑफ x, उसके बाद हमने x और y की वैल्यू डायमेंशन ऑफ द पेन भी कैलकुलेट कर दिया। इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो। अब आप देखिए आपको एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया और इसमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर इन टर्म्स ऑफ एच। हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर बताना है। अब एक चीज सुनिएगा, यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन दिया गया, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन दिया गया, ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन दिया जाएगा, कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन नहीं हो। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन होगा, कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन नहीं होगा।
बच्चों दो किस्म की शेप्स है हमारे पास, एक रेगुलर और एक इरेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर ये रूम को हम कंसिडर करें, क्यूब है एक ये हमारे पास, तो ये रेगुलर शेप कहलाएगा। क्या मतलब कि अगर इसकी टॉप स्लैब को हम पुल करते हैं तो पूरी टॉप स्लैब इस साइड से पास हो जाएगी, ठीक है, दरम्यान में कोई हिंड्रेंस नहीं है। अगर हम वो वाली वॉल को इधर पुल करते हैं तो ये पूरी वॉल इधर आ जाएगी। रेगुलर शेप ये होता है, रेगुलर शेप ये होता है कि कोई एक साइड अगर हम पुल करना चाहें तो वो पूरी प्रॉपरली पुल हो जाए, कहां तक पहुंच जाए? दूसरी साइड, दूसरी तरफ से वो पास हो जाए। लेकिन यहां पर देखिए, अगर बच्चों इसका टॉप, इस शेप का टॉप अगर मैं इसको पुल करता हूं नीचे की तरफ, मूव नहीं हो सकेगा, मूव नहीं हो सकेगा। तो ये क्या हो गया? इरेगुलर शेप हो गई। अगर सिलेंडर है हमारे पास, अगर सिलेंडर है हमारे पास, इसमें क्या हम कह सकते हैं रेगुलर शेप है? बिल्कुल रेगुलर शेप है। इधर से हम ऊपर वाले सर्किल को नीचे से बाहर निकाल सकते हैं और नीचे वाले सर्किल को ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो रेगुलरिटी ऑफ द शेप ये होता है कि कोई सी भी साइड, इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द साइड्स, कोई सी भी साइड दूसरी तरफ से पास हो जाए वो रेगुलर शेप कहलाता है। ठीक हो गया? बट इन दिस केस शेप रेगुलर नहीं है। याद रखिएगा, अगर तो रेगुलर शेप हो, हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? बेस एरिया। कोई भी क्यूब है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और लेंथ ब्रेथ क्या होता है? बेस एरिया। बेस एरिया इनटू हाइट। हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट होगा। बट इन केस ऑफ रेगुलर शेप्स, अगर इरेगुलर शेप होता है तो साथ में कोई फैक्टर आ जाता है। यहां पर जैसे इन्होंने इस इरेगुलर शेप के लिए फैक्टर क्या दे दिया? 1/3 का। तो फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम क्या बनकर आ गया इस इरेगुलर शेप का? 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अब सुनिएगा, जब भी याद रखो, अगर फॉर्मूला गिवन हो तो समझ जाओ इरेगुलर शेप है, अगर फॉर्मूला गिवन ना हो तो समझ जाओ रेगुलर शेप है। ठीक है? अब सुनिए, हमें प्रूफ करना है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ हाइट। अब आप देखिए, क्वेश्चन में कहा गया द डायग्राम शोज अ वाटर कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड which is such that when the height of the water is h, surface of the water is square. सरफेस क्या है? स्क्वायर बेस्ड है। सरफेस क्या है? स्क्वायर बेस्ड है। तो अगर हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या है? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 बेस एरिया। बेस में अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर है, किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ एच मल्टीप्लाई बाय हाफ एच। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। अब 3 2 6, 6 2 12, 1/12 h इंटू एच इंटू एच इज एच क्यूब। ये कंप्लीट वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। किसके? वाटर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। बात आ रही है समझ? बेस में क्या था? बेस में स्क्वायर था। बेस में क्या था? स्क्वायर था। अगर ये हाफ एच है तो ये भी हाफ एच, तो इसके स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? हाफ एच इंटू हाफ एच मल्टीप्लाई बाय एच। टोटल आंसर क्या आ गया? 1/12 एच क्यूब। एनी कंफ्यूजन इन द फर्स्ट पार्ट? होपफुली नो। आगे देखिएगा इन द सेकेंड पार्ट, क्या कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में? वाटर इज ड्रिपिंग इनटू द कंटेनर एट अ रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। फिर रेट का क्वेश्चन दे दिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। क्या मतलब? रेट किसका दिया गया है? ये वॉल्यूम का रेट दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आप यूनिट्स चेक कर सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। तो अब आप देखिए dv/dt आपको कितना दे दिया गया? 20। आपसे क्या कहा गया? फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर में रेट चाहिए, dh/dt। ये आपको मालूम करना है।
at which the water level is rising when the height of the water level is 10 सेंटीमीटर। जब हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर की है, आपने dh over dt कैलकुलेट करना है। dh over dt कैसे लिखा मैंने, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर तो एक ही चीज होगी ना डायमेंशन, तो क्या हो गया, हाइट हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, क्योंकि जब पानी को किसी कंटेनर में डाला जाएगा, हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती जाएगी, हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती जाएगी। ठीक हो गया। नाउ अब dh ओवर dt के लिए चेन रूल बनाते हैं। dh ओवर dt किसके इक्वल हुआ, dh ओवर, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा यहां पर, और यहां पर मैंने लिखा dt। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट। dh ओवर dt आपने कैलकुलेट करना है। चेन रूल बनाया, dh ओवर dt को ब्रेक करके लिखा। d के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक dh, एक dt और एक dv। dv यहां पर आ जाएगा। अब सुनिए, क्या हमारे पास dh ओवर dv मौजूद है, अभी तो नहीं है, लेकिन आ सकता है। कैसे आ सकता है, वॉल्यूम का अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, dv ओवर dh किसके इक्वल हो गया, 3 नीचे आया तो 3 ओवर 12 इज 1 ओवर 4 h स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या दी गई है 10, तो बच्चों ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25, तो dv ओवर dh कितना हो गया 25, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई बाय dv ओवर dt कितना दिया गया है 20, so the final answer is 5 4s are 20 and 5 5s are 25। dh ओवर dt किसके इक्वल आ गया, 4/5 के इक्वल आ गया। फिर सुन लीजिए, dh ओवर dt हमें कैलकुलेट करना था, चेन रूल के अकॉर्डिंगली वर्किंग की गई, dh ओवर dt मौजूद नहीं था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट किया गया, हाइट की वैल्यू 10 यहां पर रखी गई, तो dv ओवर dh आ गया। जब dv ओवर dh आ गया तो बच्चों इसका रिवर्स हमें यहां पर लिखना था, dh ओवर dv, वो कितना हो गया 1/25, साथ में dv ओवर dt आपको गिवन दिया गया था 20, सो द फाइनल आंसर इज 4/5। इज दिस क्लियर, बात आ रही है समझ में, कोई कंफ्यूजन है इसमें, इस क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हैं। Hopefully there is no confusion, right?